नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब, प्यारे साथियों। मैं केशव सिंह आर के यूट्यूब क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही थी। हिंदी में हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, वर्ण विचार। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हमने जो वर्ण विचार टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें अपन स्वर, वर्ण, स्वर, व्यंजन की बात कर रहे थे। स्वर हालांकि हमने क्लियर कर लिया था, व्यंजन पर चर्चा हो रही थी। व्यंजन में भी हमने ये देख लिया था कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं। स्वर अपने जो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अपने अच्छे समझ लिया था। उसके बाद अपन व्यंजन पर पहुंच गए थे। जो ह्रस्व स्वर, उसका स्वर का दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर, वो थोड़ा सा रह गया था, उसे देख रहे हैं। जो स्वर थे अपने, जो स्वर हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दूसरा है अपना दीर्घ स्वर। तो ये ह्रस्व स्वर तो अपन ने क्लियर कर लिया था। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या थी? वे वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, वे एक मात्रा के स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जो दीर्घ स्वर रह गया था उसको 2 मिनट में देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर अपन ने देखे थे कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिन्हें बोलने में या जिनका उच्चारण करने में, जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या फिर संधि स्वर, या एक और नाम देवे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या अपनी 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या है वो कितनी होगी? दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। टोटल स्वर अपने 11 होते हैं। 7 + 4 बराबर 11 स्वर। टोटल अपने कितने हो गए? 11 स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, ये अपना क्लियर होता है। कौन सा? स्वर टॉपिक, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अच्छा, 2 मात्रा का समय लगे, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब मैं ऐसे समझाऊं थोड़ा सा प्रैक्टिकली, वैसे ऐसा है नहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ह्रस्व स्वर को बोलने में आपको मान के चलो 1 सेकंड का समय लग रहा है, ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड का समय लगता हो, 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो दीर्घ स्वर को बोलने में आपको 2 सेकंड का समय लगेगा। कहने का मतलब इसका 2 गुना समय लगेगा। ऐसा नहीं 1 सेकंड, मैंने मतलब ऐसे इकाई ले ली है। जैसे इस आ को बोल के देखें, आ, तो ये अपना ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आता है। अब मैं यहां पर ले रहा हूं दीर्घ आ, इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे तो इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगेगा। कहने का मतलब इससे इसमें 2 गुना समय लगेगा, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं और इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटी ई और ये दीर्घ ई होती है। इसको बोलने में मान के चलो 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो इसको बोलने में 2 सेकंड का समय लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इसको 1 सेकंड में बोला जाता हो, मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। इससे इसमें 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इसको गुरु स्वर। गुरु स्वर क्यों बोल रहे हैं? गुरु का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा स्वर। अच्छा, गुरु का मैं आपको विलोम शब्द पूछूं, कई परीक्षाओं पूछा गया गुरु का विलोम शब्द, तो गुरु का तुम कहें बड़ा, तो इसका अर्थ विलोम शब्द छोटा हो जाए, तो छोटा कभी नहीं होगा। इसका विलोम शब्द होता है लघु। लघु ये कई बार पूछा गया है। एक शब्द और आता है जैसे विलोम शब्द में गर्मा, ये गुरु से ही बना है गर्मा। इमा प्रत्यय इसमें गुरु में, इमा प्रत्यय लग करके गर्मा शब्द बनता है गुरु में। अच्छा, गर्मा का यदि आपको विलोम शब्द पूछा जाए, तब इस गर्मा का विलोम शब्द भी इसी से बनेगा। लघु में अपन क्या जोड़ देंगे? इमा प्रत्यय। लघु में इमा प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा शब्द अपना? लघिमा। लघिमा विलोम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। गर्मा का विलोम शब्द लगमा और गुरु का विलोम शब्द लघु। अच्छा, बड़ा का विलोम शब्द क्या होगा? छोटा। बड़ा पूछे जब छोटा होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है गुरु का विलोम शब्द आपको पूछ रहा है, यदि ऑप्शन में लघु नहीं है तब आपका छोटा हो सकता है, और ऐसे दिया है, छोटा भी दिया है और लघु भी दिया है, तब आपका करेक्ट आंसर लघु ही होगा। ठीक है, इनको संधि स्वर क्यों बोल रहे हैं? संधि का मतलब जुड़ना, जुड़ करके बनते हैं। ये वाला जो अपना आ है वो अ प्लस अ बराबर आ, इस प्रकार से बना है, इसलिए इसको संधि स्वर बोल रहे हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त का मतलब जुड़ करके ही बना है, इसको संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये परिभाषा
क्लियर हो गई होगी। अच्छा ये 7 है कौन कौन से? 7 तो समझ में आ गया, 7 स्वर हैं, बट वो कौन कौन से वो देख रहे हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, और अपना ए, छोटी ए और बड़ी ए, और छोटा ओ, बड़ा ओ। कितने हो गए? 2, 4, 6, 7। इनकी संख्या 7 होती है। आपसे कोई भी प्रश्न करे दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7, मूल स्वरों की संख्या बताइए 4, कुल स्वरों की संख्या बताइए 11। ऑप्शन में स्वर पूछा जाए तो 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। करेक्ट आंसर 11 है। संस्कृत में 13। ये 10 आप 10 काउंट करते भी हो तो उसमें री को काउंट नहीं करते होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर अपना 11 होगा। 13 संस्कृत में होते हैं। ठीक है, ये अपना क्लियर हो जाता है। आगे बात कर रहे थे अपन व्यंजन की। व्यंजन उनको देखें। व्यंजन अपने टोटल कितने होते हैं? 33। 33 में जो 25 होते हैं 5 वर्ग में होते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं या स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। 25 तो वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन 25, और अंतस्थ वर्ण ये होते हैं अपने 4, ऊष्म वर्ण ये होते हैं अपने 4। इस प्रकार से ये 33 वर्ण हो जाते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 33। ठीक है, नेक्स्ट और देखें। इसमें संयुक्त अक्षर और होते हैं। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर और होते हैं 4 संयुक्त अक्षर अपने कौन कौन से हैं वो देख रहे हैं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, और एक होता है स्र, श्री वाला स्र। ये संयुक्त अक्षर हैं। इनको वैसे व्यंजनों काउंट नहीं करते संयुक्त अक्षर में। क्यों? कि ये भी किसी 2 वर्णों से मिलकर के बने हैं। देखें इस 6 में क्या क्या है? आधा क प्लस ये वाला मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा इसमें पूरा है। इसको देखें तो आधा ता और रा, इसको देखें तो आधा जा प्लस या, इसको देखें तो आधा सा प्लस रा। ये है। ये जो 6 है वो कैसे बना है? 6 क्षत्रिय आधा का और मूर्धन्य सा, त्र है वो आधा ता और रा, ज्ञा है वो अपना आधा जा और या, और स्र है वो अपना आधा तालव्य सा और रा। अच्छा इसमें मैं ये 2 वर्ड बोल रहा हूँ, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा। ये सा अपने 3 सा होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सा, इनको पहले समझ लो थोड़ा। इधर देखें, सा सा सा, ये अपने 3 सा हैं। इनके तीनों के नाम हैं। मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य। ये भी आपकी समझ में आना चाहिए। ये वाला सा है, इसको बोलते हैं तालव्य सा, तालव्य सा। इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा। इसको बोलते हैं दंत्य सा, दंत्य सा। ठीक है, ये वाला अपना 6 क्षत्रिय वो आधे का, और कौन सा? मूर्धन्य सा, त्र आधा ता और रा। जो अपनी ज्ञा है वो ज और य, स्र है अपना तालव्य सा और रा। अच्छा इनको कैसे याद रख पाए? कभी कोई कंफ्यूज भी हो सकते हैं सा कौन सा है, तो इसको याद करने के लिए एक वर्ड याद कर लें, तामूद, तामूद। और इनका क्रम तो आपको सेकंड से याद ही है। ऐसे होता है, तामूद का मतलब तालव्य सा, मू का मतलब मूर्धन्य सा, और दा का मतलब दंत्य सा। तामूद याद रखिए, ये इस क्रम को भी याद रखिए। ये तीनों ही ऐसे याद बने रहेंगे आपको। ठीक है, इस प्रकार से संयुक्त अक्षर अपने 4 निकल गए और आ गए संयुक्त अक्षर क्षेत्र ज्ञ स्र। ठीक है, अच्छा इनको और तोड़ूं मैं। पेपर में BSTC के इस साल के पेपर में ये वाला पूछा गया था, ज्ञ, ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है, तो उसमें ऑप्शन में ये था। कभी कभी ऑप्शन में ये भी नहीं हो सकता है और आगे इसको तोड़ सकता है। कैसे? देखें, इसकी जगह पर ऐसे भी आ सकता है, आधा का प्लस इसको भी तोड़ सकता है। इसमें क्या सम्मिलित है? इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं मूर्धन्य सा को, तो इसमें आ को बाहर निकल सकता हूं। इसको पूरे को जोड़ेंगे तो बराबर क्या बन जाएगा? 6 क्षत्रिय बन जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह को देखें, आधा ता, इस रा में से आ बाहर निकाल लें तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? त्र बन जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपके में। ये आ कहाँ से आ गया? ये रा पे मैंने हंत दे दिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस जा को देखें, जा प्लस या, इसमें से मैं आ बाहर निकाल रहा हूँ
ठीक है, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ज्ञ बन जाएगा। यहाँ देखें स र, इसमें से मैं आ बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये क्या बन गया इस प्रकार से सिरा। तो ये चारों प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 कभी पूछा जाता है, कभी ज्ञ पूछा जाता है, ये दोनों तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें जा आता है, ज्ञ तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ज्ञ, ठीक है। संयुक्त अक्षर 4, पहले अपन 44 काउंट कर चुके हैं, 44 और 4 कितने हो गए 48, ठीक है। उसके बाद और देखें 2 और होते हैं अपने, कौन से, उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक ड और एक ढ। हालांकि ये हिंदी वर्णमाला में नहीं होते हैं, हिंदी वर्णमाला में वैसे वर्णों की संख्या कितनी है 40 है। आज से कोई भी पूछे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए, आपका आंसर 44, ठीक है। और ये मैं अलग से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन आए हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या 44 ही होगी, ठीक है। उच्छिप्त वर्ण ड और ढ, ये हिंदी वर्णमाला के वर्ण ये ड और ढ तो हैं, लेकिन ये वाले नहीं है। मैंने कल आपको बताया था क्या, उच्छिप्त बिंदु या फेंका हुआ बिंदु, मतलब इनको, इनकी परिभाषा की बात करो उच्छिप्त वर्ण की, तो फेंक कर बोले जाने वाले शब्द, फेंक कर, जब भी इनको बोलेंगे तो इनमें जीभ लड़खड़ाती है, अर्थात 2-3 बार ऊपर टकराती है जीभ। इसको अढ़ा, इसको अढ़ा, मतलब इसको ड और ढा नहीं बोलते, इसको अढ़ा अढ़ा, जैसे सड़क, जीभ कई बार इसमें लपेटा लेती है। इस प्रकार से उच्छिप्त वर्ण, इनकी संख्या कितनी हो गई 2, ठीक है। अपने अभी 2 और बच रहे हैं, कौन से, अयोगवाह, उनको तो अभी अपने काउंट किया ही नहीं है। अयोगवाह कौन कौन से अयोगवाह थे, अनुस्वार और विसर्ग। मैंने इसमें एक बात और बताई थी, अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के साथ जुड़ जाते हैं, इनका अयोगवाह नाम इसलिए है, ये अ माने नहीं, योग माने जुड़ना, बैन माने बैन करना, ये जुड़ करके बैन नहीं होते, किसके साथ, व्यंजन के साथ। ये अयोगवाह कभी भी व्यंजन के साथ जुड़ करके बैन नहीं होते, अर्थात व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते, हमेशा ही किसके साथ आते हैं, स्वर के साथ आते हैं, ठीक है। अयोगवाह अपने 2 हो गए, उच्छिप्त अपने 2 हो गए, 44 44 पहले से ही है ऑलरेडी अपने 44 प्लस 4 कौन से हो गए, संयुक्त अक्षर, 4 संयुक्त अक्षर हो गए, प्लस 2 कौन से हो गए, उच्छिप्त हो गए, उच्छिप्त वर्ण, प्लस 2 कौन से हो गए, अयोगवाह, स्वर प्लस व्यंजन। 44 टोटल कितने हो गए, 44 4 48, 2 50 और 2 52। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 भी होती है, ठीक है। अब आगे देखें, आगे मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, वर्णमाला यहाँ तक अपनी कंप्लीट हो जाती है। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये कंप्लीट हो गया मामला। अभी यहाँ से आगे वर्णों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, अपनी जो मुंह से हवा है वो किस प्रकार से निकलती है वर्णों को बोलते समय, अपनी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो किस किस प्रकार से होता है, इनके प्रकार अभी वर्णों के पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अपन एक चीज़ देख रहे हैं अभी, ठीक है। अंतस्थ वर्ण तो आपकी समझ में आ गया है, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यह अलावा, ठीक है। उसको देख रहे हैं अब, अंतस्थ वर्ण 4, ये सा है, इस सा का नाम मैंने भी आपको बता दिया है, इसको याद करने की ट्रिक भी बता दी है। तामूद याद कर लो, तामूद, तीनों सा लिख लो। ये पहला वाला सा है वो तालव्य सा होगा, दूसरा वाला सा है वो मूर्धन्य सा होगा, और लास्ट वाला सा है वो दंत्य सा। तो ये कौन सा सा हो गया, दंत्य सा। अभी हम दंत्य सा की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस दंत्य सा को कभी तो बोलते हैं इस, कभी इसको बोलते हैं सा। आपने देखा हो, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, स्कूल, स्पून, स्वान, स्याही, स्रोत, ऐसे कुछ वर्ड लिखे हैं। स्माइल, स्केल, स्लेट, स्नेक, ठीक है। देखें, इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, इसमें बता रहा हूं स्लेट, यहाँ पर इस सा को मैं ऐसे बोल रहा हूं, इस सा का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या हो रहा है, इस हो रहा है। स्केल, यहाँ पर भी इस सा का उच्चारण क्या हो रहा है, इस,
आधा सा हो रहा है, यहाँ पर इस हो रहा है। स्माइल यहाँ पर ही इस हो रहा है। स्कूल यहाँ पर भी इस हो रहा है। स्पून यहाँ पर भी इस हो रहा है। स्वान स्वान यहाँ पर इस सा का उच्चारण क्या हो रहा है, सा हो रहा है, इस ना होकर के। स्याही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सा हो रहा है। स्रोत यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सा हो रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे कि सर क्या बताने लगे, तो उसको बोल सकते हैं। तो इसको इस क्यों बोल रहे हैं, सा क्यों नहीं बोल रहे, सलेट क्यों नहीं कह रहे, सकेल क्यों नहीं कह रहे, समाइल क्यों नहीं कह रहे, ये सा है तो इसको शाही क्यों नहीं कह रहे, इस क्यों बोल रहे हैं इसको, ये स्कूल क्यों बोल रहे हैं। आप सोच रहे हैं हम तो स्कूल होता है इसलिए स्कूल बोल रहे हैं, पर लेकिन यहाँ लिखा तो आधा सा है, इसको इस क्यों बोल रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं बोल रहे हैं इसको। ठीक है, इसको समझिएगा, क्या समझें। ये सा है वो इस कब बोला जाएगा और सा कब बोला जाएगा। इस सा को ऐसे लिखें, सा बोलेगा, सा बोलेगा। सा कब बोलेगा, अंतस्थ वर्ण, जब इस सा के बाद अंतस्थ वर्ण हो, अंतस्थ वर्णों के साथ में हो। अंतस्थ वर्ण मतलब यर लव, यर लव। यदि इस सा के बाद में यर लव अंतस्थ वर्ण है तब तो ये सा बोलेगा, और यर लव के अलावा यदि सा के बाद कोई और अदर वर्ण है तब अपन क्या बोलेंगे, इस बोलेंगे। ठीक है, इस सा को अपन इस कब बोलेंगे, इस अंतस्थ वर्णों के अलावा, वर्णों के अलावा कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो तो इस बोलेगा, इस बोलेगा। ठीक है, अभी ये परिभाषा नहीं समझ में आई, प्रैक्टिकली देख रहे हैं यहाँ पर, अभी समझ में आ रहा है सब कुछ। सा कब बोलेगा, जब सा के बाद में कोई भी अंतस्थ वर्ण, कहने का मतलब य र ल व इनमें से है तब तो अपन उसको सा बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी वर्ण तो नजर आता है उसके बाद में, तब क्या बोलेंगे, इस बोलेंगे। अब यहाँ पर देख लो प्रैक्टिकली, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्लेट बोल रहे हैं। स्लेट कहने का मतलब सा बोल रहा है, आधा सा क्यों बोल रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ला। अंतस्थ वर्ण में से ला है क्या, बिल्कुल है, इसलिए इसको सा। आगे देखें क्या बोल रहे हैं, स्केल, स्केल बोल रहे हैं। यहाँ पर उच्चारण क्या हो रहा है, इसका, इसके बाद क्या आ रहा है, का। तो का तो इसमें से नहीं है ना, अंतस्थ वर्ण में से का नहीं है, मतलब इनकी इन चारों वर्णों के अलावा कोई भी वर्ण आ जाए तब वो इस बोलेगा, अन्यथा सा बोलेगा। स्केल क्यों बोल रहा है, का आ रहा है। स्माइल, माँ, माँ इसमें कहीं है क्या, नहीं है, इसलिए इस बोल रहा है। स्कूल, का कहीं है क्या इसमें, नहीं है, इसलिए स्कूल बोल रहा है। स्पून, पा इसमें कहीं है क्या, नहीं है, इसलिए क्या बोल रहा है, इस बोल रहा है। ठीक है, स्वान, स्वान पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। स्वान यहाँ पर वाह इसमें है, इसलिए का क्या बोल रहा है, सा। स्वान, स्या, इस नहीं बोल रहा है ना। स्याही, या, इसलिए क्या बोल रहा है, सा बोल रहा है। स्रोत, स्रोत के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, रा आ रहा है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, स्रोत, इसमें जो ये रा है वो आधा है या पूरा है, ये यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसमें ये रा, पहली बात तो ये रा है कि री है ये बतावें। ठीक है, ये पूरा है। मैं यहाँ पर एक वर्ड और लिख रहा हूँ, क्र, क्र। ठीक है, इनको देखें, इनमें आधा अक्षर कौन सा है, पूरा अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो एक बात मैं बताऊं, जो नीचे होता है वो हमेशा पूरा वर्ण होता है, ऊपर वाला आधा होता है। इसको मैं यहाँ पर ऐसे सरल लिख रहा हूँ, यहाँ पर सा आधा है और जो रा है वो पूरा है। कहने का मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है, ये सा आधा है, रा पूरा है। ये यहाँ पर क्र लिखा हुआ है, पहली बात इसमें ये लगा हुआ है वो रा है, और जो नीचे है वो पूरा है। किसी भी वर्ड में नीचे तुम्हें आधा लगा हुआ दिख रहा है वो हमेशा पूरा होगा, नीचे वाला पूरा होगा, ऊपर वाला आधा होगा। क्लियर है बिल्कुल ये। ठीक है, तो इसमें का ये आधा और रा पूरा। ठीक है, इसमें ये बात करें, ये क्र नहीं है, इसको आप क्र बोल रहे हैं, इसमें ये नीचे लगा हुआ वो रा नहीं है, क्र नहीं है, ये क्र बोला जाएगा। क्यों कि यहाँ पर ये है वो क्या है, री है, जो अभी अपन ने पढ़ा है री स्वर होता है वो री है ये। तो इसमें क्या है, आधा का है और ये क्या है, री है। ठीक है, तो इस समझ में आ गया होगा। एक वर्ड मैं तुम्हें और बताऊं, जैसे तुमने कभी ऐसे लिखा देखा हो वक्त, वक्त लिखा देखा है ना, ये क्या लिखा है, वक्त लिखा है, ऐसा अक्षर देखा होगा। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें का कौन सा है, ता कौन सा है, आधा कौन सा है, पूरा कौन सा है, ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो नीचे होता है वो हमेशा कैसा होता है, पूरा। मैं इस बातों को बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
जो नीचे होता है वो हमेशा पूरा होता है, ऊपर होता है वो आधा होता है। ठीक है, तो इसमें जो नीचे दिख रहा है ये तो ऊपर रह गया, ये नीचे दिख रहा है ये क्या है, ता है, ये हमेशा पूरा होगा, ये ता तो पूरा है, जो ऊपर दिख रहा है वो का अधूरा है। का को मैं और लिखने आधा कैसे है, ये का को ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसमें से ए हटा दिया गया है, बस ओनली ए लिखा है का। अब ये नीचे लगाया है वो ता है, क्योंकि वक्त को कभी लिखे हैं तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे बराबर में नहीं होंगे दोनों, फिर तो अपन पता ही नहीं कर सकते का कौन सा है ता कौन सा है। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही आएगा नीचे, तो ता ये पूरा है और का अधूरा है। अब आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रहेगा ये कि नीचे होता है वो हमेशा पूरा होता है, ऊपर होता है वो आधा होता है। क्लियर है? ठीक है, शायद ये बात भी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। सा और इस वाली एक बार फिर से देख रहे हैं, सा का प्रोनाउंसिएशन या सा का उच्चारण कब होगा, आधे सा का उच्चारण कब करेंगे, जब उसके सामने या उसके बगल में या उसके आगे या उसके पास में अंतस्थ वर्ण है य र ल व। अंतस्थ वर्ण का मतलब या र या ल व, ये है, तभी अपन उसको स बोलेंगे, अन्यथा इस बोलेगा कोई भी वर्ण आ जाए। तो इसको अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देख रहे हैं अपन वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार देख रहे हैं। स्वर तंत्री मतलब तंत्रियों में कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। कौन कौन से वर्णों में कंपन उत्पन्न होता है वो देख रहे हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार। ठीक है, इस आधार पर अपने वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अघोष वर्ण और नंबर 2 सघोष वर्ण, या फिर इनका एक और नाम घोष वर्ण। ये सघोष वर्ण और घोष वर्ण संधि टॉपिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। अघोष वर्ण, ठीक है, घोष का मतलब होता है कंपन होना, घर्षण होना। घोष का मतलब घर्षण या फिर कंपन के में, घर्षण या कंपन। आ का मतलब होता है नहीं, कहने का मतलब वे वर्ण जिनको बोलने में घर्षण या तो नहीं होता हो या होता भी हो तो बिल्कुल कम होता हो, अघोष वर्ण कहलाएंगे। क्लियर है क्या? वे वर्ण जिनको बोलने में या तो कंपन कम होता हो या फिर बिल्कुल नहीं होता हो, अघोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, इसको देखें। स का मतलब होता है सहित और घोष का मतलब होता है घर्षण या फिर कंपन। वे वर्ण जिनको बोलने में कंपन अधिक होता है सघोष वर्ण कहलाते हैं या फिर घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, बात आती है फिर ये अघोष वर्ण और सघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं। अच्छा, इनको देखने से पहले इनकी परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। अघोष वर्ण की परिभाषा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये वाले होंगे सघोष। वे कौन से होंगे? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, देखें। अच्छा, बात आती है अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, उनको देख रहे हैं। अच्छा, इनको याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, उसको याद कर लें। वो ट्रिक ये है 1200 अघोष, बाकी सब घोष
सगोश कह लो, 12 सा अघोष बाकी सब घोष। इस 12 सा का मतलब क्या है? इस 12 सा का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और एक और दो कितने हो गए? 3। कहने का मतलब तीनों सा। एक और दो को काउंट करेंगे 3, तीनों सा। तीनों सा कौन कौन से हैं? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा। कहने का मतलब स और सा, तीनों सा क्या होंगे? अघोष होंगे, और बाकी के सब क्या होंगे? घोष वर्ण या सघोष वर्ण। अच्छा, इनकी काउंटिंग करें तो कितने हो जाएंगे? अपने टोटल वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग। पांचों वर्गों में से प्रत्येक का पहला दूसरा वर्ण लेना है। कहने का मतलब एक वर्ग में से कितने वर्ण निकल के आएंगे? 2 वर्ण। तो 5 वर्गों में से टोटल वर्ण कितने हो गए? 10 वर्ण। यहां से टोटल वर्ण कितने हो गए? 10 और 3a, टोटल कितने हो गए अपने? 13 वर्ण। अर्थात कहने का मतलब आपसे कोई भी प्रश्न करे हिंदी में अघोष वर्णों की संख्या बताइए, तो आप आसानी से 13 वर्ण बता सकते हैं। और आपसे कोई ये पूछे 13 वर्ण कैसे, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे पहले वर्ग का क और ख, दूसरे वर्ग का च और छ, तीसरे वर्ग का ट और ठ, ऐसे होंगे पहले दूसरे वर्ण। क्या कहलाएंगे अपने? अघोष वर्ण कहलाएंगे। कहने का मतलब जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो इसमें कोई भी कंपन नहीं होगा। क ख आराम से आसानी से बोलेंगे, च आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी के जितने भी बच गए वर्णमाला वो काय में आएंगे? सघोष वर्ण में या घोष वर्ण में आएंगे। कौन कौन से बच गए सब देख लो बाकी के, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अपन ने इसमें ले लिया है। कौन से बचे हो? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये बच गए। ठीक है, अपना जो ऊष्म वर्ण है स स ह, इसमें एक ह और होता है, तो इसमें से अपना एक ह वर्ण बच गया। ठीक है, अंतस्थ वर्ण अपने चारों बचे, य, र, ल, व। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में ये तो होते हैं 33 तो व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं, ये 44 होते हैं। उन्हीं 44 की काउंटिंग करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो गया। इसमें से हा रह गया, वो हा ले लिया। अंतस्थ वर्ण अपने चारों रह गए, चारों आ गए। अब क्या बचा? कुछ बचा क्या? बचा है अभी भी, क्योंकि अभी व्यंजन लिए हैं, अभी स्वर रह गए हैं। स्वरों को कहाँ काउंट करें? स्वर इसमें करें कि उसमें करें? ट्रिक में ही देख लो, 12 सा अघोष, इसमें तो बस ओनली 12 सा। कहने का मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तीनों सा लेने हैं, बाकी के सब इसमें ही रखने हैं। तो सभी स्वर का मतलब 25 स्वर। 25 स्वर तो होते ही नहीं, 11 स्वर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि टोटल बॉडी अपने 44 होते हैं। तो सभी स्वर का मतलब 11 स्वर। 4 है अंतस्थ, हाँ इसमें से एक ही आ गया, और 3, 4, 5 वर्ण। ये टोटल वर्ण कितने हो गए? प्रत्येक वर्ग मतलब 5 वर्ग। 5 वर्ग में से कितने लेने हैं अपन को? 3, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड। कहने का मतलब एक वर्ग में से 3 वर्ड लेने हैं। तो 5 में कितने हो गए? 5 तिया 15। यहाँ से कितने आ गए? 15 वर्ड। तो 15, 16, 16, 4, 20, 20 हो गया, 31 वर्ड। ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, एनसीईआरटी की जो ग्रामर का पुराना संस्करण है उसमें आप देखें तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसमें 30 दिया गया है। 30, हालांकि वो गलत है, मिस्टेक है उसमें। 31 ही माना जाएगा। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, 31 वर्ण। कौन से? सघोष वर्ण 31, अघोष वर्ण 13। जोड़ लो, 13 + 31 कितने हो गए? 44। क्लियर? सही है। अपने हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण ही होते हैं। ठीक है, दोबारा से देख रहे हैं, एक बार समझ रहे हैं। सघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? 12 सा अघोष, बाकी के सघोष या घोष। 12 सा का मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण को क्या होगा? अघोष वर्ण होगा। मतलब क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या होंगे? अघोष होंगे। और तीनों सा, स स स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स। बाकी के जितने स्वर हैं अंतस्थ वर्ण है, और जो अपना ह वर्ण है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होंगे? अपने सघोष वर्ण होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप ले रहे हैं अपन क्या के प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर अपने वर्णों के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। यहां तक मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है, कोई भी सा भी प्रश्न, तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखें प्राणत्व या फिर प्राणवायु,
जो अपने मुंह से हवा बाहर निकलती है वर्णों को बोलते समय, मतलब कौन से वर्णों हवा ज़्यादा बाहर निकलती है, कौन से वर्णों हवा कम निकलती है, उसके आधार पर देख रहे हैं। प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर वर्णों के प्रकार, प्राणत्व प्राणवायु के आधार पर वर्णों के प्रकार। इसके भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक पहला होता है अपना अल्प प्राण और दूसरा होता है अपना महाप्राण। ठीक है, देखें अल्प प्राण, इनकी परिभाषा भी इनके नाम से क्लियर हो रही है। अल्प का मतलब है कम या बिल्कुल नहीं। प्राण का मतलब प्राणवायु या हवा, प्राणवायु। कहने का मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय या जिनको बोलते समय अपने मुख से प्राणवायु या हवा बिल्कुल कम निकलती है, नहीं निकलती है, वे वर्ण काय में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण का मतलब अधिक, महा का मतलब क्या होता है? अधिक होता है। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राणवायु। कहने का मतलब वे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से हवा बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है, वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, परिभाषा की बात करें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनके उच्चारण करते समय मुख से प्राणवायु बहुत कम बाहर निकलती हो, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फिर ये होंगे कौन कौन से अल्प प्राण, कौन कौन से होंगे? कौन कौन से वर्णों की बात हो रही है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, इनको यदि अपन बोले तो मुंह से हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी तो बहुत कम। जैसे क, पहले क वर्ग का क को बोले क बाहर नहीं। जैसे मैं ख को बोलूँ ख, तो आप बोल के देखिए ख को बोलते समय आपके मुंह से हवा बाहर जा रही होगी, तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा वर्ड ग को बोलिए, ग आराम से बोल रहा है, मुंह से बाहर हवा नहीं जा रही है। और घ को बोल के घ, मुंह से बाहर हवा जा रही होगी, तो ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद एंगे बोले, हवा बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, इसके बाद इसमें अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, इनको भी बोल के देखें आप। य हवा बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही? र नहीं निकल रही, ल नहीं निकल रही, व नहीं निकल रही। अच्छा, मैं ऊष्म वर्णों की बात करूं, स को तुम बोल के देखें, स अपने आप हवा बाहर जाएगी, स फिर बोले बाहर, हा बाहर, तो ये इसमें ऊष्म वर्ण नहीं आएंगे। ठीक है, फिर और कौन से आएंगे? स्वरों की बात करूं, सभी जो स्वर हैं वो भी इसमें ही आएंगे। जैसे आ, ई, इनको बोला है बिल्कुल आसानी, इजीली से बोल रहे हैं। इनको बोलने में मतलब किसी भी कठिनाई का सामना, या हवा नहीं निकल रही बाहर, हवा बाहर जा ही नहीं रही, सभी स्वर भी इसी में आएंगे। स्वर अपने 11। ठीक है, इनको अपन काउंट करें टोटल वैसे कितने होंगे, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड। कहने का मतलब एक वर्ग में से 3 वर्ड उठा रहे हैं, सो पांचों में से कितने हो गए? 5 × 3 15 वर्ड। 15 यहाँ से हो गई, 4 ए हो गए और 11 ए हो गए। 15 4 19, 19 और 11 कितने हो जाएंगे? टोटल वर्ड 30 वर्ड, मतलब 30 वर्ड। 30 वर्ड अपने काय में आएंगे? अल्प प्राण। बात आती है महाप्राण की। महाप्राण की परिभाषा बिल्कुल इसकी एंटी होगी, वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख से प्राणवायु बहुत अधिक बाहर निकलती हो। वे वर्ड जिनके उच्चारण में या जिनका उच्चारण करते समय मुख से प्राणवायु बहुत अधिक बाहर निकलती हो, महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, महाप्राण। आज कौन कौन से होंगे, कितने होंगे? अल्पप्राण के बाद इसमें प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण बचा है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, या फिर ऐसे कह रहे हैं प्रत्येक वर्ग का समवर्ण, इसमें कह रहे हैं प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण। इस बात को भी मैं कह सकता हूं प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का समवर्ण। समवर्ण का मतलब दूसरा और चौथा। अब तुम यहाँ का समवर्ण तो छठवां भी होता है, आठवां भी होता है, 10वां भी होता है, इनको क्यों नहीं लिख रहे? तो भाई साहब जो वर्ग में वर्ण तो 5 ही होते हैं, 5वें को नहीं ले सकते क्योंकि इसने समवर्ण बोल दिया। समवर्ण तो 2 4 ही होंगे, ठीक है। 2 4 का मतलब दूसरा और चौथा। समझ में आ रहा होगा इतना? तो मैं दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण की बात कर रहा हूँ, और आगे से मैं दूसरा वर्ण मतलब का वर्ग में खा की बात कर रहा हूँ और घा की बात कर रहा हूँ, च वर्ग में छा की बात कर रहा हूँ और झ की बात कर रहा हूँ, ट वर्ग में ठ की बात कर रहा हूँ और ढ की बात कर रहा हूँ। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें ऐसे इसमें सम लिखा है तो इसमें विषम भी लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण। विषम वर्ण ही तो है, पहला, तीसरा, 5वां, उसके बाद 7वां, 9वां। तुम्हारी क्या लिखते जाओ, होते तो है ही नहीं। होते कितने हैं? 5 ही वर्ण होते, तो 5 ही तक लिखेंगे अपन, ठीक है। समवर्ण। अब उसके बाद और कुछ बच रहा है क्या? ऊष्म वर्ण और बच रहे हैं। ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? अपना स। इनके नाम तो सीख ही गए होंगे आप। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से अपने वर्ण कितने हो जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का समवर्ण, दूसरा चौथा। कहने का मतलब एक वर्ग से 2 वर्ण लेने हैं, तो 5 वर्ग से टोटल कितने हो गए? 10 वर्ण। यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 10, और ये कितने हो गए? 4। 10 + 4 = 14 वर्ण। 14 ही हो गए, 30 हो गए। 30 + 14 टोटल 44 हो गए। ये 44 वर्ण है अपनी वर्णमाला में। इस प्रकार से प्राणत्व प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार अल्पप्राण महाप्राण अपने क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखें, एक चीज़ मैंने आपको कल एक नुक्ता बताया था। नुक्ता जो कल बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी, मतलब एक वर्ण पर 4 प्रकार से बिंदु आ सकता है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। तो इस तरफ जो बाएं मैंने नुक्ता का प्रयोग किया था आपको, इस प्रकार जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर ये जो बिंदी होती है वो क्या होती है? नुक्ता। यानी यहाँ पर एक बताई थी अनुस्वार, यहाँ पर बताया था वो यहाँ पर उच्चिप्त वर्ण बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये बताया था आपको नुक्ता। तो नुक्ता का प्रयोग कैसे होता है? नुक्ता कहाँ कौन कौन से वर्ण पर लगता है? तो नुक्ता का प्रयोग, जो नुक्ता है वो अपने 5 वर्ण पर लगता है, क, ख, ग और ज और फ। कहने का मतलब इन वर्णों के पास ही नुक्ता लगता है और इनके अलावा नुक्ता नहीं लगता है। इनमें नुक्ता लगने के बाद उस शब्द का अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे मैं का पे नुक्ता लगा के बात करूं, अर्क, इस अर्क का अर्थ होता है सूर्य। इस अर्क का अर्थ सूर्य होता है। यदि इसमें का पे नुक्ता लगा दूं, यहाँ पर मैंने नुक्ता लगा दिया, अब इस अर्क का अर्थ होता है रस। जो अर्क बोलते हो आप, अर्क निकालते हैं, रस, इसका अर्थ रस हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं जकी, राज, इस राज का अर्थ होता है शासन, मतलब उसका राज चल रहा है, इस राज का अर्थ तो शासन होता है। मैं इस जा पर क्या लगा दूं? नुक्ता। अब ये राज, मतलब इसका बोलने का तरीका भी अलग है, थोड़ा वो खींच के बोलता है। जैसे इसको बोलूंगा अर्क, इसको बोलूंगा अर्क, इसको बोलूंगा राज, ये बोलेगा राज। ये होता है रहस्य। इसमें क्या राज छिपा है? ये रहस्य होता है, ठीक है। मैं बात करूं फन, फन, फन का मतलब होता है वैसे सांप का मुंह, सांप का मुंह, जिसको आप फन बोलते हो, सांप का आगे वाला मुंह होता है उसे फन बोलते हैं। यदि इसमें ऐसे नुक्ता लगा दूं तब हो जाता है ये फन। ये फन है, ये फन होगा, ये अलग प्रकार से बोलेगा। ये होती है अपनी कला, फन को बोलते हैं कला को, ठीक है। इस एक और जा का प्रयोग करके बताऊं मैं तुम्हें। इस जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जरा का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा। यदि मैं इस जा पर नुक्ता लगा दूं तब ये बोलेगा जरा। ये जरा है और ये जरा, इस जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा या थोड़ा, मतलब जरा सा दीजिए और थोड़ा, ठीक है। इस प्रकार से गौरी एक होता है गौर, ठीक है। अपना नुक्ता टॉपिक क्लियर होता है। वर्ड विचार की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी इससे पहले की क्लास है उनको भी देखिए, जिससे वर्ड विचार टॉपिक क्लियर हो जाए। बहुत बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आगे क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।